संकल्प के इस गुरु सम्मान के कार्यक्रम में मंच पर आसीन जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के संस्कार में निर्माण के लिए समर्पित किया और मेरे जैसे देश में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का निर्माण किया, गढ़ गढ़ कर कच्ची माटी से तराश करके इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे श्रद्धेय कृष्ण गोपाल जी मंच पर आसीन संकल्प के संस्थापक आदरणीय संतोष तनेजा जी, संकल्प के अध्यक्ष आदरणीय प्रसन्ना साहब, मंत्रिमंडल में मेरे साथी और पश्चिम बंगाल की धरती से आने वाले HRD राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष सरकार जी, श्री अभिषेक गर्ग जी, श्री राजेश गर्ग जी और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करने के साथ साथ में मैं आदरणीय सरोज बालाजी को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्तित्व की ऊंचाई केवल इस एक बात से सिद्ध हो जाती है, उनके कृतित्व की अपरिमितता इस एक बात से सिद्ध हो जाती है कि जिसका परिचय कराने के लिए स्वयं कृष्ण गोपाल जी खुद खड़े हों, सारे कृतित्वों को जोड़कर के परिचय कराएं। मुझे लगता है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनका ऊर्जामयी मौजूदगी आज हमारे इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में है। आज का ये गुरु सम्मान समारोह मेरी दृष्टि में संकल्प की सिद्धि का उत्सव है और मैंने दो धृष्टताएं एक साथ की। एक आदरणीय कृष्ण गोपाल जी जिस मंच पर हों, भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य के महामहिम राज्यपाल जिस मंच पर हों, उसमें उस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से बाद में पहुंचा और दूसरी दृष्टता की वो कार्यक्रम समाप्त होने से पहले आदरणीय कृष्ण गोपाल जी और सभी लोग मंच पे हों और बीच में छोड़ करके जाना, मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ करके सभी से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मजबूरी थी, राष्ट्रपति चुनाव के चलते जो जिम्मेदारी मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने दी है, उसके निर्वहन के चलते मेरे साथ में, और क्योंकि कल चुनाव होने वाला है पूरे प्रदेशों में सभी जगह पर हमारी कैंडिडेट आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रवास संपादित हुआ है। आज शाम को जो देश के पार्लियामेंट्री पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, बैठक की तैयारी के निमित्त बहुत सारे जो है बैठकें पहले होने वाली है, उसके चलते मुझे बीच में जाना पड़ेगा। मैं आप सब से उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले सभी प्रतिभागी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उन सबके परिजनों को, परिवारजनों को, माता पिता को बहुत सारी बधाई भी देना चाहता हूँ। तो आदरणीय कृष्ण गोपाल जी भाई साहब का महाव्याख्यान, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन हो रहा था और सहज रूप से मैंने इस बात की कल्पना की कि मुझे उनके बाद में बोलने के लिए कहा जाएगा। तो मेरे मन में अफजल इलाहाबादी साहब का एक शेर याद आ रहा था। अफजल इलाहाबादी साहब ने लिखा है, तू जुगनू है फकत रातों के दामन में बसेरा कर। तू जुगनू है फकत रातों के दामन में बसेरा कर, मैं सूरज हूँ तो मुझसे आशनाई नहीं कर सकता। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के उद्बोधन के बाद में मुझे कहा जाए बोलने का, मेरे लिए इससे बड़ी असहजता की स्थिति भी नहीं हो सकती और शायद इससे ज़्यादा दुरूह और कष्टप्रद काम भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं ज़्यादा लंबे समय नहीं लेना चाहता, मैं कुछ बातें, छोटी छोटी बातें आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने जब ये बात कर रहे थे, मैं जब सभागार में आया था तब जो पंक्ति गूंज रही थी इस मंच पर चढ़ते हुए कि जो देता है वही देवता बनता है, केवल व्यक्ति के लिए नहीं। इस भारतीय संस्कृति में जो कोई भी देता है उसे देवता का स्वरूप देकर के देवता मानते हुए उसकी आराधना करने की कल्पना, विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। गुरु हमें ज्ञान देता है, उसे देव से ऊपर माना गया। पर्वत वन औषधियां देते हैं
उन्हें देवता के रूप में पूजा गया। नदियों ने हमें जीवन दिया, सभ्यता दिया, उन्हें देवी के रूप में पूजा गया। जल ने हमें जीवन दिया, उसे हमने जल देव के रूप में पूजा। वायु ने जीवन दिया, वायु को देवता के रूप में पूजा। वृक्ष ने, आज विज्ञान ने प्रतिपादित किया, ऑक्सीजन देता है, उसे देवता के रूप में पूजा। कपिला ने हमें दुग्ध दिया, जीवन का आधार दिया, उसे हमने देवता के रूप में पूजा। धरती ने हमें धान्य दिया, आश्रय दिया, उसे हमने देवता के रूप में पूजने का विधान किया। इसलिए भारतीय संस्कृति के ऋषि मनीषियों ने इसे बहुत गहराई के साथ में प्रतिपादित किया था, जो देता है वही देवता है। और हम सब के पास में देवता बनने का अवसर, मनुष्य से देव की तरफ जाने का अवसर, एक इवोल्यूशन, सहज इवोल्यूशन का अवसर हम सबके सामने है। आप लोगों ने एक पायदान प्राप्त जो है वो ऊंचाई पर चढ़ करके सफलता प्राप्त की है। दूसरा पंक्ति जो मैंने कृष्ण गोपाल जी की मुझे सुनाई दे रही थी कि संचय जो है, एक सीमा रेखा से ज्यादा संचय, वो पाशविक है, वो पशुवृत्ति। और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति अपरिमित संचय करने की चेष्टा करता है, उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। यदि अपने ऊपर विश्वास हो तो संचय की आवश्यकता कभी नहीं। तो आप सब ने एक परीक्षा सफलता के साथ प्राप्त की, और मैं ये मानता हूँ शायद बहुत सारे लोग मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उससे डिफरेंस रखेंगे और कहेंगे कि आपने भाई साहब परीक्षा दी नहीं थी, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है कि कितनी मुश्किल से सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये परीक्षा आपके जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में सबसे सरल परीक्षा होगी। आने वाले जीवन में जिन परीक्षाओं को हमें, जिन चुनौतियों का हमें सामना करना है, और अब से लेकर के जो चुनौतियों का क्रम, जिन परीक्षाओं का क्रम प्रारंभ होगा, देश सेवा के प्रति हमारी निष्ठा, जो शपथ हम लेंगे, उस शपथ की नित्य प्रतिदिन परीक्षा होगी। जो संकल्प हमारा है, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए नित्य प्रतिदिन हमारी परीक्षा होगी। समाज के प्रति सेवा का जिस संकल्प को लेकर के, जिस जज्बे को लेकर के हम इस सेवा में आए हैं, उस सेवा की नित्य प्रतिदिन परीक्षा होगी। अनुचित दबाव के साथ में न झुकने के लिए नित्य प्रतिदिन परीक्षा होगी। मेरे जैसे राजनेताओं के दबाव में, राजनीतिक दबाव में न झुकने की भी नित्य प्रतिदिन परीक्षा होगी। निष्ठा की भी नित्य प्रतिदिन परीक्षा होगी। ईमानदारी की भी नित्य प्रतिदिन परीक्षा होगी। और वो परीक्षा इस किताब से पढ़कर पास की गई परीक्षाओं से बहुत कठिन होगी। जब अपने अंतर्मन के घोड़ों पर लगाम लगा करके हमको इस देश के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ना होगा। नहीं तो हम सब सौभाग्यशाली। आज देश आजादी के 75वें वर्ष के मुकाम पर खड़ा है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह अमृत वर्ष है, और इस अमृत वर्ष में देश के 130 करोड़ नागरिकों को यह संकल्प करने की आवश्यकता है कि पिछले 70 साल 75 साल में जो काम नहीं कर पाए, किसी व्यक्ति के आयु में 75, किसी व्यक्ति के जीवन में 75 वर्ष का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड हो सकता है। वो 3 पायदान जो उम्र के पड़ाव पार करके वहां जो है संन्यास की तरफ प्रयाण के लिए अग्रसर होता है। लेकिन एक ऐसे देश जिसके लाखों लाख वर्षों का इतिहास, आदरणीय स्वरूप जी यहाँ बैठी, उन्होंने तो प्रतिपादित किया है वैज्ञानिक रूप से, लाखों लाख वर्षों का जिसका इतिहास है, हजारों वर्षों का जिसका लिखित इतिहास है, उस देश के जीवन में 75 वर्ष का कालखंड कोई शायद बहुत बड़ा समय नहीं होगा। और उस संस्कृति ने जिसने हजारों उतार चढ़ाव देखे, इतने आक्रमण देखे, इतनी दुरूह परिस्थितियां देखी, इतनी सारी चुनौतियां देखी, शायद उसके जीवन में 75 वर्ष उस देश के जीवन में बहुत बड़ा कालखंड नहीं होगा। लेकिन लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर के जिस आजादी को हासिल किया था, जिस अपेक्षा के साथ में हासिल किया था, जिस भाव के साथ में अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले थे, सीने पर गोली खाई थी, बर्फ की शिलाओं पर जो लुट गए थे, उन्होंने किस निमित्त, किस भाव के साथ में, किस उद्देश्य के साथ में देश की आज़ादी का संघर्ष किया था। यदि उसके तुलना करें तो ये 75 वर्ष का कालखंड निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में जो कुछ भारत होना चाहिए था, जो भारत की क्षमता थी, वो हम नहीं कर पाए। इस चुनौती को स्वीकार करके एक नए संकल्प के साथ में 130 करोड़ लोग जुटे, ये उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कालखंड देश के लिए। और आप सब लोग, देश के हम सभी लोग सौभाग्यशाली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उम्र के इस पड़ाव पर खड़े होंगे, जो इस 25 साल की यात्रा में शायद उनके कदम थक जाएंगे, सांसें रुक जाएंगी।
लेकिन आप ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस 25 साल का जैसे अमृत काल की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी कि जो कुछ भारत हासिल नहीं कर पाए, जिस किसी की भारत माँ अधिकारी थी वो श्रृंगार भारत माँ का नहीं कर पाए, जो सफलता भारत माँ को होनी चाहिए थी, जिस मुकाम पर खड़े होना चाहिए था, वो हम नहीं प्राप्त कर पाए। उस सपने का साकार करके उसे देखने का अवसर भी आप सब लोगों को मिलेगा और गौरवान्वित होने का अवसर भी आप सब लोगों को। और आप सभी लोग जो इस अहम परीक्षा में पास हुए, सरदार पटेल ने जब भारतीयकरण इन सर्विसेज किया, तब जो शब्द उन्होंने कहे थे, उन शब्दों को अक्षर से अपने चेहरे में रखते हुए कि हमारे ऊपर देश के 130 करोड़ लोगों पर जो जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी है। इसको साकार करने में यू कैन प्ले ए पिवटल रोल इनटू रियलाइजेशन ऑफ दिस। और ये 75 साल का कालखंड जब देश संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, कंट्री इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हेनेवर a society passes through an era of transformation, जब कोई देश इस तरह के संक्रमण के काल से गुजरता है, इतिहास उठा करके देखिए, जो कोई इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्होंने देखा होगा देश में अनेक ऐसे अवसर आए जब देश, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मैं विश्व को एक बार छोड़ दूं, तो हमारा देश संपरिवर्तन के दौर से गुजरा हो। समय की सीमितता है मेरे पास में भी और आप सभी के पास में भी, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, वरना भगवान राम के काल से लेकर के आज तक के ऐसे अनेक उदाहरण आप सबके सामने दे सकता हूँ। जब देश ऐसे संपरिवर्तन के दौर से गुजरा, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरा, उस समय की पीढ़ी ने उस संपरिवर्तन के समय में जिस तरह के, उस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में जिस तरह की भूमिका की आवश्यकता थी, यदि ठीक से निर्वहन किया तो वो संपर्क जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन सकारात्मक हुआ, और यदि चूक गई तो उसका दंश पीढ़ियों तक को भुगतना। हम एक ऐसे मार्ग से गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे समय और कालखंड से गुजर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस समय में हमें देश के निर्माण और देश को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम निष्ठा के साथ में आगे बढ़े, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबका अभिनंदन, संकल्प की सारी टीम का अभिनंदन, इस मंच पर बैठे हुए सभी लोगों, सभागार में उपस्थित सभी लोगों से पुनः करबद्ध क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं आप सब से अनुमति चाहूँगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। मेरा मन था कि मैं इन सब बच्चों से बहुत देर तक बात कर सकता, शायद इनकी ऊर्जा को अनुभव करके अपने आप में प्रेरणा ले सकता, इनकी बातें सुन करके कि किस तरह की कठिन परिस्थितियों में कैसे परिवार में जन्म लेकर के इस मुकाम तक पहुँचकर न केवल अपने आप, आज आदरणीय द्रौपदी जी का जब मैं कल परिचय करा था तो भाई सब किसी ने कहा कि द्रौपदी जी जो है आदिवासी समाज से आई। मैंने कहा कल्पना कीजिए, अब ये बेटी जब खड़े होकर के मेरे ही शहर की बेटी है, कह रही थी कि मैं बीपीएल परिवार से आती हूँ। आप आज 21वीं शताब्दी के भारत के बीपीएल परिवार से हो, जब सरकार आपके साथ खड़ी है, कल्पना करिए उस द्रौपदी मुर्मू के बचपन को। आज से 60 साल पहले उड़ीसा के घनघोर मयूरभंज के जंगल में एक कच्चे से झोंपड़ी में जन्मी हुई एक बेटी, जिसने अपने पिता को खो दिया। वो जब पढ़ाई करना शुरू किया होगा, स्कूल गई होगी, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी। स्कॉलरशिप लेकर के जब वो भुवनेश्वर आई होगी 9वीं क्लास में पढ़ने के लिए, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। उन संघर्षों को पार करते हुए सारी पारिवारिक चुनौतियां, पति को खोया, 2 बेटों को खोया, उसके बाद में भी ध्येय यात्रा पर निरंतर प्रयाण, और उस कमिटमेंट से आज वो देश के लिए, देश के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले। आप लोगों की इस यात्रा में, इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अवसाद से ग्रसित हो गए होंगे, शायद कहीं मन पर, दिमाग पर बोझ आया होगा। मैं भारत के युवाओं के लिए नहीं, जो छोटी छोटी चुनौतियों से वैसे हम में से बहुत सारे लोग कहीं डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं, उस मार्ग पर बढ़ जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व पूरी दुनिया के ऐसे अवसाद में जाने वाले लोगों के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनेगा। उस भारत में, उस समय के भारत में ऐसे नेतृत्व के साथ में हमको काम करने का अवसर मिला है। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।